अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बरकी मैग्नातीसी अमाला यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेंज लॉ यानी लेंस का कानून। लेकिन इस कानून को शुरू करने से पहले यानी आज के इस मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ देखे थे। आप देखिए, बरकी मैग्नातीसी अमाला जो है उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि जब आप किसी कॉइल के अतराफ मैग्नातीसी मैदान में तब्दीली पैदा करते हैं तब उस कॉइल के अंदर खुद ब खुद अमाली ईएमएफ या अमाली बरकी रौ पैदा हो जाता है। ये जो अमल है इसे कहते हैं बरकी मैग्नातीसी अमाला। इस बरकी मैग्नातीसी अमाला के लिए फैराडे जो है उसने जो दो तजुर्बात किए थे उनमें से एक तजुर्बा था कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, जिसकी फिगर आप सामने देख रहे हैं और इसके बारे में हम डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया था जिसे हम कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसकी फिगर कुछ इस तरह से होती है, यानी यहाँ पर हम दो अलग अलग कॉइल को एक दूसरे के सामने रखते हैं जैसा आप फिगर में देख रहे हो। ये तमाम डिटेल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो देख चुके हैं। आज हमको फैराडे के ये जो दोनों जो का तजुर्बात है या इसकी बुनियाद पर फैराडे ने ये जो फार्मूला जो बताया था, ये जो कानून फैराडे ने बताए थे, ई इज़ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ई जो है वो ईएमएफ है यहाँ पर, अमाली ईएमएफ, और डी फाई बाई डी टी का मतलब है मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह है। तो ई इज़ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये जो फैराडे का जो कानून है, इस कानून की मज़ीद वजाहत करने के लिए, इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए हम अगले पॉइंट पर आएंगे, और वो अगला जो पॉइंट है वो है लेंस लॉ, लेंस का कानून। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेंस का कानून, लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेंस लॉ जो है उसकी बेसिक उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कि अमाली ईएमएफ जो किसी कॉइल के अंदर पैदा होगा और मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह जो उस कॉइल के चारों तरफ होगी, इन दोनों के दरमियान सिमतों के एतबार से क्या ताल्लुक़ है, सिमतों के लिहाज से। यानी लेंस का कानून दर हकीकत सिमत को ज़ाहिर करने वाला कानून है, यानी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन बताता है कि डी फाई बाई डी टी यानी मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह जो है वो कौन सी सिमत में होगी, और कॉइल के अंदर जो अमाली ईएमएफ पैदा होगा वो कौन सी सिमत में पैदा होगा। ओके, अब सवाल यह है कि वो सिमतों का मामला क्या ज़ाहिर करता है। तो एकदम सिंपल सी बात है, लेंस का ये कहना है कि जो अमाली ईएमएफ कॉइल के अंदर पैदा होता है वो हमेशा मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह की मुखालिफत करता है, यानी मुखालिफ सिमत में होता है। इस चीज़ को बोलते हैं लेंस का कानून। आइए देखते हैं कि लेंस के कानून का कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो क्या है। लेंस का कानून कुछ इस तरह से बयान किया जाएगा, जब किसी कॉइल के अतराफ मैग्नातीसी मैदान में तब्दीली पैदा की जाती है तब उस कॉइल में अमाली ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये अमाली ईएमएफ हमेशा उस कॉइल के अतराफ मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह के मुखालिफ सिमत में होता है। ओके, और अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर मुखालिफत दिखाना है, कौन दो लोग मुखालिफ में हो रहे हैं यहाँ पर, ई और डी फाई बाई डी टी, ये दोनों एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है तो इनके बीच में माइनस की अलामत आना चाहिए। ओके, आप देखिए फैराडे का जो कानून था, फैराडे ने जो कानून बताया था वो कानून सिर्फ इतना था, ई इज़ इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ओके, यहाँ पर जो दो लोग हैं, एक है अमाली ईएमएफ और एक है डी फाई बाई डी टी, मतलब मैग्नातीसी नफास की तब्दीली की शरह। ओके, लेकिन दोनों के दरमियान सिमत क्या है, तो वो सिमत दिखाने के लिए यहाँ पर लेंस का कानून यूज़ करेंगे, और वो माइनस साइन जो है वो यहाँ पर बताता है। लेंस का ये कहना है कि ई और डी फाई बाई डी टी एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में है, इसलिए उनके बीच में माइनस की अलामत आना चाहिए, यानी ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होना चाहिए। ओके, ये है लेंस का कानून और उसके मैथमेटिकल
मैथमेटिकल उसका जो कंसेप्ट है कि मैथमेटिकली उसका मतलब रहेगा कि वहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे ई और डी फाई बाई डी टी के दरमियान। ओके, अब हमको इसकी कंप्लीट इसका जो मीनिंग है उसको देखना है। देखिए, इसकी वजाहत के लिए हम यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, इसको यूज़ करेंगे। आप देखिए इस फिगर में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ हमने एक मैग्नेटिस लिया हुआ है NS, और यहाँ हमने एक कॉइल लिए हैं, ये एक कॉइल है। इस कॉइल के सामने हमने एक मैग्नेटिस लिए और उस मैग्नेटिस को हरकत दिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये सिम्त में, मतलब हम मैग्नेटिस को करीब ला रहे हैं, कॉइल के नज़दीक लाने का अमल शुरू किए, यानी एक मैग्नेटिस को हमने कॉइल के नज़दीक लाना शुरू किए। अब आप देखिए, जब आप इस मैग्नेटिस को करीब लाएंगे, करीब लाते वक्त अगर मैग्नेटिस का एन पोल, आप गौर से देखिए मैग्नेटिस का, चलिए एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। आप इस फिगर को अब थोड़ा और अच्छे से देखिए। इस फिगर में आपको क्लियर कट अभी समझ में आएगा कि जब आपने मैग्नेटिस को करीब लाए उस वक्त मैग्नेटिस का एन पोल जो है शुमाली कुतुब कॉइल की तरफ है। ओके, और अब आप इस मैग्नेटिस को करीब ला रहे हो, जैसे आप इसको करीब लाएंगे आप देखेंगे कि इस कॉइल में एक करंट पैदा होगा, और ये जो करंट पैदा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज सिम्त में दौड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर ये करंट की सिम्त दिखाई गई है। ओके, करंट की ये जो सिम्त है, ये करंट इस तरीके से दौड़ रहा है, यानी यहाँ पर उसकी सिम्त ऐसी है, यहाँ पर उसकी सिम्त ऐसी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा तो अगर हम सीधे हाथ का कानून यूज़ करें तो उस कानून के मुताबिक यहाँ जो मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा, उस मैग्नेटिसी मैदान का एन कुतुब ऊपर बनेगा और एस कुतुब नीचे बनेगा। ओके, अब आप गौर से इस फिगर को एक बार फिर से देखिए। आप देखिए इस फिगर ए के अंदर जब हमने मैग्नेटिस NS को कॉइल के नज़दीक लाने की कोशिश करे तो कॉइल भी एक मैग्नेटिस बन गया, कॉइल के अंदर भी एक मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो गया। लेकिन मैग्नेटिसी मैदान इस तरह से तैयार हुआ कि अगर आप मैग्नेटिस का एन कुतुब सामने लाएंगे तो कॉइल का भी एन कुतुब सामने बनेगा। ओके, यानी एन कुतुब के सामने, मैग्नेटिस के एन कुतुब के सामने कॉइल का एन कुतुब आने वाला है। अब आपको पता है कि जब दो मैग्नेटिस के एक जैसे कुतुबैन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, वो एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो होगा ये कि इस पर्टिकुलर जगह पर, यानी यहाँ पर मैग्नेटिस का ये वाला जो कुतुब है एन कुतुब, सॉरी कॉइल का ये जो एन कुतुब है, ये मैग्नेटिस के इस एन कुतुब को लौटने का काम करेगा, ये उसको दफ़ा करेगा, यानी करीब नहीं आने देगा। इसका मतलब इस जगह पर दफ़ा का मामला होगा, कॉइल जो है वो मैग्नेटिस को दफ़ा करेगा, दूर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर से देखो कि यहाँ पर हम कॉइल को नज़दीक लाना चाहते हैं, कॉइल को हमने इधर नज़दीक लाने की कोशिश की है और कॉइल की मैग्नेटिसियत उसको दफ़ा कर रही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कॉइल जो है वो मैग्नेटिस को करीब आने की मैग्नेटिस के करीब आने को कॉइल ने पसंद नहीं किया। कॉइल जो है, कॉइल की जो मैग्नेटिसियत है वो मुखालिफत कर रही है मैग्नेटिस के हरकत की। ओके, ये हो गई फिगर ए की वजाहत। अब आइए देखते हैं फिगर बी में क्या हो रहा है। आप देखो फिगर बी के अंदर थोड़ा आप इसको नज़दीक से देखिए। यहाँ पर आपने उसी मैग्नेटिस को अब आप दूर ले जा रहे हो, NS मैग्नेटिस जो है उसको आप दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप इसको दूर ले जाओगे वैसे होगा ये कि इस कॉइल के अतराफ़, ये जो कॉइल है इस कॉइल के अतराफ़ मैग्नेटिसी जो नफाज है वो कम होना शुरू होगा, मैग्नेटिसी मैदान की कीमत कम होती जाएगी। नतीजा ये होगा कि अब जो करंट है वो उसकी सिमत बदल जाएगी। अब करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू होगा, मतलब करंट यहाँ पे ऐसा गुजरेगा, यहाँ पर करंट ऐसे गुजरेगा। अब करंट अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो सीधे हाथ के कानून के मुताबिक वहाँ पर जो मैग्नेटिसी मैदान बनेगा, यानी कॉइल की जो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिसी मैदान बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि उसका एन कुतुब नीचे होगा और एस कुतुब ऊपर होगा। ओके, यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले में
जैसे ही आपने मैग्नातीस को दूर ले जाना शुरू किए, कॉइल ने इस जगह पर एस कुतुब तैयार कर दिया। अब मैग्नातीस का वो वाला कुतुब जो कॉइल के नज़दीक है वो है एन, और मैग्नातीस का और कॉइल के अंदर तैयार हो कॉइल की मैग्नातीसियत का एस कुतुब उसके सामने आ गया। अब आपको सबको मालूम है कि अगर एन कुतुब के सामने एस कुतुब आ जाता है तो वो उसको कशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल के अंदर ऐसा मैग्नातीसी मैदान तैयार हुआ है जो इस मैग्नातीस को दूर नहीं जाने देगा, बल्कि वो उसको कशिश करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैग्नातीस को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो कॉइल कशिश करेगा, और जब आपने मैग्नातीस को करीब लाने की कोशिश किए थे तब कॉइल ने उसको दफ़ा करना शुरू कर दिया था। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम ये दोनों फिगर्स को गौर से देखें तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि कॉइल के अंदर ऐसा मैग्नातीसी मैदान तैयार होता है जो मैग्नातीस को कभी लाइक नहीं करता, जो बाहर वाले मैग्नातीस की हरकत को लाइक नहीं करता। मैग्नातीस को मतलब मैग्नातीस की हरकत को वो लाइक नहीं करेगा। जब आप मैग्नातीस को नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, कॉइल उसको दूर भगाएगा। जब आप मैग्नातीस को दूर ले जाएंगे, वो उसको कशिश करना शुरू कर देगा। इसका मतलब कॉइल जो है वो हर हालत में मैग्नातीस के हरकत की मुखालिफत करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जो डिटेल्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब हम इस बात को उस अंदाज में लेंगे जिस अंदाज में हमने कानून को देखा था। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैग्नातीस को जब आप हरकत दे रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पर डी फाई बाय डी टी तैयार कर रहे हो। ओके, और कॉइल के अंदर इस डी फाई बाई डी टी की वजह से ईएमएफ तैयार हो रहा है। और अभी हमने देखा कि कॉइल जो है वो मैग्नातीस के हरकत की मुखालिफत पर है, यानी मुखालिफत कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी फाई बाई डी टी और ये ई ये कभी एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा एक दूसरे से ज़िद मुतवाज़ी होंगे। मतलब एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के मुखालिफ सिम्त में होंगे। और अगर ये एक दूसरे के मुखालिफ सिम्त में होंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ई जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होना चाहिए। ई जो है वो हमेशा काय के बराबर रहेगा, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के। और यही लेंस का कानून है। इस तरीके से हम लेंस के कानून को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको NCERT की जो बुक है उसमें जो फिगर दी गई है इससे मुतालिक, लेंस के कानून से मुतालिक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर वो फिगर नज़र आ रही है। अब आप देखिए, इस फिगर के अंदर एक मज़ेदार अंदाज में ये बताया गया कि जब आपने मैग्नातीस का एन कुतुब कॉइल के नज़दीक लाए तो कॉइल में भी एन कुतुब बन गया। कॉइल के सामने वाला जो कुतुब है वो भी एन बन गया, ताकि मैग्नातीस को करीब ना आने दे, दफ़ा करे। और दूसरी फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि जब आपने मैग्नातीस NS का एन कुतुब दूर ले जाने की कोशिश किए तो कॉइल के अंदर एस कुतुब तैयार हो गया, ताकि वो मैग्नातीस को लाइक करना शुरू कर दे, मैग्नातीस को कशिश करना शुरू कर दे, ताकि मैग्नातीस के हरकत की मुखालिफत हो। यानी हर हालत में मैग्नातीस के हरकत की मुखालिफत होना चाहिए। कॉइल जो है वो मैग्नातीस को कभी मैग्नातीस की हरकत को वो कभी लाइक नहीं करेगा। अगर मैग्नातीस नज़दीक लाओगे वो उसको दफ़ा करेगा, अगर आप मैग्नातीस को करीब लाएंगे तो वो दफ़ा करेगा, और अगर मैग्नातीस को दूर ले जाएंगे तो वो उसको कशिश करेगा। ओके, तो ये था मतलब लेंस के कानून की कंप्लीट वजाहत का। अब हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो टॉपिक ये है कि लेंस का जो कानून है दर हकीकत ये तवानाई की बका का कानून है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो किस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको आप देखिए यहाँ पर जब हम लेंस के कानून के हिसाब से, मतलब लेंस की कानून के मुनासिबत से जब हम फैराडे के कवानीन को देखते हैं या फैराडे के तजुर्बात को देखते हैं, तो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि कॉइल में जो मैग्नातीसी मैदान तैयार होता है या कॉइल के अंदर जो अमाली ईएमएफ तैयार होता है वो हमेशा बाहर वाले मैग्नातीसी मैदान को मतलब उसकी मुखालिफत ही करेगा।
ओके, किस अंदाज में मुखालिफत करेगा कि अगर बाहर वाला मैग्नेटिसी मैदान जो है उसकी कीमत मान लो बढ़ रही है, जब बाहर वाले मैग्नेटिसी मैदान की कीमत बढ़ रही है तो कॉइल के अंदर की मैग्नेटिसियत जो है वो घटना शुरू हो जाएगी, वो उसको अपोज करेगा। और जब बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान जो है उसकी कीमत कम हो रही होगी तो उस सूरत में वो उसको फेवर, कॉइल के अंदर की जो मैग्नेटिसियत है वो उसको फेवर करना शुरू करेगा, वो उसकी तायीद करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर हालत में मुखालिफत हुई है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से आ गई। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने जब बार मैग्नेटिस लिए, मान लो आपने ये इस तरीके से बार मैग्नेटिस लिए, उसको आपने एक कॉइल के तरफ, ये कॉइल है मान लो, कॉइल की जानिब आप उसको हरकत दे रहे हो, तो एक ख़ास बात यह है कि कॉइल मैग्नेटिस जो है वो हरकत कर रहा है, मतलब उसमें हरकती तवानाई है। आप उसको तवानाई बिल हरकत कह सकते हो, आप उसको मैकेनिकी तवानाई कह सकते हो। ओके, जनरली उसको मैकेनिकी तवानाई, मैकेनिकल एनर्जी ही कहा जाता है। यानी मैग्नेटिस के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से कॉइल के अंदर बरकी मैग्नेटिसी तवानाई जो है वो पैदा हो रही है। जब आप मैग्नेटिस को नज़दीक लाओगे, उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी कॉइल के अंदर बरकी मैग्नेटिसी तवानाई के अंदर। और इस तरीके से जब आप इस पूरे निज़ाम का, मतलब कॉइल और मैग्नेट का, इन दो लोगों का मिला जुला जो निज़ाम है, अगर आप इस निज़ाम की कुल तवानाई को देखेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। ओके, आप इसको दूसरे एंगल से इस तरह से इमेजिन करो। मान लो कि आपने यहाँ पर इस जगह पर एक मैग्नेटिस लिए NS और यहाँ पर एक कॉइल लिए, और हुआ ये कि जब इसको आपने करीब लाए, यानी इसके करीब मैग्नेटिसी मैदान बढ़ा, और कुछ ऐसा हुआ कि कॉइल का मैग्नेटिसी मैदान भी बढ़ता चला गया। मान लेते हैं, फ़र्ज़ करो कि ऐसा होता है कि मैग्नेट को करीब लाने पर कॉइल की मैग्नेटिसी मैदान, कॉइल के अंदर का जो मैग्नेटिसी मैदान है या बरकी मैग्नेटिसी तवानाई है, मान लो वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ तो एक अजीबोगरीब बात होगी कि इस निज़ाम की तवानाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। ओके, वो मुस्तकिल नहीं रह पाएगी, बल्कि वो तो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये हो नहीं सकता। बराबर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी निज़ाम की तवानाई लगातार बढ़ती चली जाए। मजमूई तवानाई ने हमेशा मुस्तकिल रहना है। इसीलिए यहाँ पर लेंस का जो कानून है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ये कहता है कि जब आप मैग्नेटिस की मैकेनिकी तवानाई, जब आप मैग्नेटिस को करीब लाते हो तो उसके करीब लाने की वजह से उस पर्टिकुलर निज़ाम की जो मजमूई तवानाई है वो कभी कम, या वो कभी बढ़ती नहीं है या कम नहीं होती, बल्कि वो हमेशा मुस्तकिल रहती है। ओके, तो यही था कि लेंस का कानून हकीकत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तवानाई की बका का कानून है। ओके, इसमें ये पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर ये बका का कानून है तो ये कौन सी तवानाई को काय में तब्दील होते हुए देखता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि लेंस का जो कानून है वो मैग्नेटिस के हरकत की वजह से पैदा होने वाली मैकेनिकी तवानाई, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कॉइल में पैदा होने वाली बरकी मैग्नेटिसी तवानाई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में तब्दील होने की बात करता है। ओके, तो ये था लेंस के कानून का समझ लीजिए कि तबई मफहूम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ उसका ताल्लुक़। ओके, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर कि लेंस का जो कानून है उसमें और फैराडे के कानून के दरमियान जो तबीयाती जो रिश्ता है, वो जो वज़ा की अलामत जो है, उस ताल्लुक़ के बारे में हम, यानी उस ताल्लुक़ पर हमको रोशनी डालना है। तो देखिए किस तरह से हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि फैराडे का जो कानून है, बुनियादी तौर पर फैराडे का कानून है E=d∅dt। ओके, और लेंस का कानून ये कहता है कि E और d∅dt दोनों मुखालिफत में हैं, मुखालिफ सिमतों में हैं। इसका मतलब वज़ा की अलामत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला मिलेगा हमको फैराडे का और लेंस के कानून का मिला जुला फार्मूला, वो ऐसा होगा E = -d∅dt, यानी वज़ा की अलामत का आना उसमें कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देखिए अब हम इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मान लो कि आपके पास एक कॉइल है जिसकी मुस्तवी का जो रकबा है, यानी उसका
उसका जो प्लेन है उसका जो रकबा है मान लो कि वो ए है। ओके, और इस रकबे को, इस मुस्तवी को आपने एक मैग्नातीसी मैदान बी जो है उसके सामने आपने रख दिए, यानी मैग्नातीसी मैदान और उससे बिल्कुल मुतवाज़ी हालत में एक मुस्तवी है कॉइल की। जाहिर सी बात है जब दोनों के दरमियान का आप एंगल लोगे तो वो ज़ीरो आएगा। ओके, इस सूरत में अगर आप मैग्नातीसी नफाज की कीमत अगर निकालते हैं तो वो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, क्योंकि मैग्नातीसी नफाज क्या होता है, मैग्नातीसी नफाज का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा बरकी सुकूनी नफाज का कंसेप्ट था। यहाँ पर मैं जस्ट आपको शॉर्ट में एक बार याद दिला देता हूँ कि बरकी सुकूनी जो नफास था वो कुछ ऐसा था, डी फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। ओके, ये बरकी सुकूनी नफास था। और जब आप मैग्नातीसी नफास की बात करेंगे वो आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट डी ए बार। याद रखो डी एस बार और डी ए बार सेम है। डी एस बार का मतलब ही नॉर्मल एरिया वेक्टर है और डी ए बार का मतलब ही नॉर्मल एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर कंसेप्ट के लिहाज से मैग्नातीसी नफास का कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा बरकी सुकूनी नफास का था। तो फाई इज इक्वल टू आ गया बी बार डॉट डी ए बार, आप डॉट हटा लो तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, इसलिए कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा। तो फार्मूला जो मिलेगा आपको वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी यहाँ पर फाई इज इक्वल टू आ गया बी इंटू ए। ये कीमत आप ऊपर के फार्मूले में रख दो। जैसे आप इसको ऊपर के फार्मूले में रखेंगे यानी इक्वेशन 1 में, आपको फार्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, ई इक्वल टू माइनस डी, फाई की जगह पर आ गया बी इंटू ए अपॉन डी टी। ओके, अब आप इसमें से ए को बाहर कर दो। ए जो है वो रकबा है, आपने अगर रकबा बाहर कर दिया तो पॉजिटिव अंदाज में अगर उसको दिखाना है तो उसको हम मॉड में ले सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए इंटू डी मॉड ऑफ बी बाई डी टी। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए कि मॉड ऑफ बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड ऑफ ए जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी एरिया जो है, रकबा जो है वो भी पॉजिटिव है, और मैग्नातीसी अमाला जो है बी वो भी पॉजिटिव है। इसलिए ये जो निगेटिव जो अलामत है ये परमानेंट रहेगी, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप देखिए अगर ये बी निगेटिव होता तो इसके निगेशन की वजह से ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो सकता था, या फिर ये जो ए है ये निगेटिव होता तो इसके निगेटिव की वजह से ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। ए जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी मॉड ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए ये निगेटिव साइन जो है, मतलब यहाँ की ये जो निगेटिव साइन है ये कभी नहीं तब्दील होगी, ये ऐसी ही रहेगी। ओके, तो यही चीज़ ज़ाहिर करती है कि लेंस का जो कानून है वो हर हालत में मुस्तहकम कानून है, वो एकदम स्टेबल कानून है। वो जो वज़ा की जो अलामत है वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर मौजूद रहेगी, और यही बात है कि लेंस का जो कानून है वो फैराडे के कानून के दरमियान मनफी की जो अलामत है वो बिल्कुल एक उसका परमानेंट फीचर है, वो एक मुस्तकिल तौर पर वो ताल्लुक़ को वहाँ पर ज़ाहिर करती है। ओके, तो ये था लेंस के कानून का, समझ लीजिए कि उसकी वज़ा की अलामत की तफसील फैराडे के कानून के मुनासिबत से। ओके, अब हमको देखना है फैराडे का जो कानून है बरकी मैग्नातीसियत का जो कानून है फैराडे का, उस कानून को कि हमको एक नज़रियाती बुनियाद पर, थेरोटिकल बैकग्राउंड जो है वो हमको उसका देखना है, उसकी वजाहत करना है थेरोटिकली। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक तसव्वुराती एक फ़िगर जो है उसको कंसीडर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर फ़िगर ए जो आप देख रहे हो, इस फिगर ए के अंदर ऐसा आप इमेजिन करो कि एक क्लोज्ड लूप है सी। यहाँ पर ये क्लोज्ड लूप सी है और उसके अंदर एक छोटा सा जिस्म है या एक छोटा सा एरिया है जिसको हमने डी ए बार से जाहिर किया हुआ है। ओके, और फिर इसके बाद फिगर बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही सी है, क्लोज्ड लूप सी है, और उसके अंदर एक जिस्म है जिसका रकबा मजमूई रकबा जो है उसका वो एस बार है, जबकि उसी जिस्म का एक छोटा सा एरिया, इकाई हिस्सा या एलिमेंट्री पार्ट वो डी ए बार है।
आप इसको कुल मिलाकर थोड़ा शॉर्ट में इस तरीके से समझ सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर आपको इसको एक अलग एंगल से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये डायरेक्शन में एक मैग्नेटिसी मैदान बी बार है, यहाँ पर एक जिस्म है, इस जिस्म का टोटल रकबा एस है, और इस जिस्म का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है जिसका नाम डी ए बार है। ओके, इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो कि एक मैग्नेटिसी मैदान के अंदर एक जिस्म रखा हुआ है जिसका कंप्लीट एरिया, कंप्लीट रकबा एस है, लेकिन उस एस रकबे वाले जिस्म के एक छोटे से टुकड़े का रकबा डी ए बार है। ओके, अगर ऐसा लेते हैं तो इस सूरत में क्या होगा, आप देखिए कि उस एलिमेंट्री पार्ट के लिए यानी छोटे से टुकड़े के लिए जो नफास तैयार होगा, मैग्नेटिसी नफास, वो कुछ इस तरह से होगा, डी फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट डी ए बार। आप याद रखो डी ए बार क्या है, एक छोटे से टुकड़े का एरिया। ओके, जब आप ये डॉट हटा लोगे तो वहाँ पर कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको पूरे जिस्म के लिए लेना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। जब आप दोनों तरफ इनका इंटीग्रेशन लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एस। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या पे लेना है, मजमूई रकबे पर, तो इंटीग्रेशन ओवर एस बी बार डॉट डी ए बार। ओके, इस तरीके से इंटीग्रेशन डी फाई का आंसर तो फाई हो जाएगा। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन डी फाई है उसका आंसर हो गया फाई, तो फाई इज इक्वल टू हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन ओवर एस बी बार डॉट डी ए बार। ये हमारी मान लो इक्वेशन 1 है। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर फैराडे का कानून को लाएंगे। आप देखिए फैराडे का जो कानून है उसके मुताबिक E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन फाई का फॉर्मूला ये है, फाई का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी ए बार। तो ये कीमत को आप यहाँ ला के रख सकते हो। जैसे आप इस कीमत को यहाँ ला के रखेंगे, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ये माइनस साइन, डी अपॉन डी टी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू फाई है। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के अंदर E की वैल्यू जो है वो आ गई डी डी टी माइनस ऑफ डी डी टी इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी ए के बराबर। ओके, तो ये था मामला। इस तरीके से मतलब हम लेंस के कानून का जो माइनस की जो अलामत है उसको यूज़ करके फैराडे के जो कानून है उसको हम मुकम्मल जिस्म के ईएमएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप मैग्नेटिसी नफाज में तब्दीली पैदा करते हैं तो उसके तब्दीली की जो शरह है वो हमेशा किए गए काम के बराबर होती है। वो काम जो कोई तसव्वुराती इकाई मुस्बित बरकी बार उस सी मुनहनी, वो जो सी जो कॉन्टोर जो था, वो जो सी मुनहनी जो था उस पर मुखालिफ सिमत में जब वो हरकत करता है तब, यानी अगर आपने एक वो जो जिस्म आपने लिए थे और उसको जो सी मुनहनी के अंदर आपने लिया हुआ था, उस सी मुनहनी के ऊपर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मुखालिफ अंदाज में जब वो हरकत करेगा तो उसके हरकत के दौरान जो काम होगा वो काम मैग्नेटिसी नफाज की तब्दीली की शरह के बराबर होगा, और वही काम अमाली ईएमएफ की को ज़ाहिर करेगा या उसी के बराबर अमाली ईएमएफ की कीमत होगी। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये फार्मूला अमाली ईएमएफ और मैग्नेटिसी नफाज की तब्दीली की शरह के दरमियान ताल्लुक़ जो है उसको ज़ाहिर करता है। ओके, इस तरीके से आज जो हमारा लेंस का कानून का जो कंसेप्ट यानी जो फार्मूला हमने यूज़ किया, लेंस का जो कानून है वो हमने आज डिटेल्स में उसको देखा कि किस तरीके से लेंस का कानून जो है वो फैराडे के कानून के साथ में निगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करता है, और किस तरीके से हम मैग्नेटिसी नफाज का फार्मूला जो है वो फैराडे के कानून के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर की अगले जो पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हो वो आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।